सबसे पहले तो वेलकम टू द क्लास 12th। तो बेसिकली बच्चों, तुम आ गए हो क्लास 12th में। तो हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, आज से अकाउंट्स पढ़ेंगे कि क्या है क्लास 12th में अकाउंटेंसी। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन में सम अप कर लें पूरी 12th क्लास के अकाउंट्स को कि क्या हमें इस पूरे साल में, इस पूरे सेशन में पढ़ना है, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, दुनिया में जितने भी तुम लोग ने पढ़े थे 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बोलो बच्चा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, दुनिया में जितने भी प्रकार के प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला जो था वो था बेटा सोल प्रोपराइटर। दूसरा जो था वो था बेटा पार्टनरशिप। तीसरा जो था बेटा वो था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। चौथा जो था वो था बेटा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और पांचवा जो था जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेटिव सोसाइटी, या जिसको हम बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली सबसे पहले इस साल पहले क्या होता था, आपके 12th क्लास में टोटल 3 बुक्स हैं, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड। तो अगर हम बोले पूरी फर्स्ट बुक में पार्टनरशिप का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है। सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो फर्स्ट बुक है, जो आपकी फर्स्ट बुक है अकाउंट्स की, उसमें पूरा का पूरा आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड पूरे अकाउंट्स बनाना सीखना है कि कैसे पार्टनरशिप में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कैसे पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है। मतलब पार्टनर से रिलेटेड सारी अकाउंटिंग चीजें जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी बुक में पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे। और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सारी अकाउंटिंग चीजें हैं वो हम किस में पढ़ेंगे बेटा? वो हम किस में पढ़ेंगे बेटा? सेकंड बुक में। और किस बुक में पढ़ेंगे बेटा? थर्ड बुक में पढ़ेंगे। बाकी HUF और NPO, पहले NPO भी था क्लास 12th में, लेकिन अब वो हट गया इस साल से। तो HUF और NPO जो है हम किसके लिए छोड़ेंगे बेटा? कॉलेज के लिए छोड़ेंगे। तो बच्चा इतना बात क्लियर हुआ कि हमें पूरी 11th क्लास में बेसिकली कुछ भी नहीं ज्यादा पढ़ना, सिर्फ पार्टनरशिप और सिर्फ कंपनी के बारे में जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, उनके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन सी क्लास में बेटा? कौन सी क्लास में बेटा? 12th क्लास में। बोलो बच्चा, इतना समझ में आया? समझ आया तो बोलो से यस। ओके, चलो। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप से और धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चलो, तो बताओ बच्चे जरा, क्या समझते हो पार्टनरशिप से? सोच के देखो। अगर मैं 6 क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा कि बेटा बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, तो शायद वो भी बता देगा। तो बच्चा सोच के देखो जरा, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ कि आप क्या समझते हो पार्टनरशिप, मतलब होता क्या है पार्टनरशिप, है ना? तो चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जब को ही बिजनेस करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप। तो सर ये तो 6th क्लास का बच्चा ही बता देगा और मुझे पहले से ही पता था। तो आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक बता दीजिए, है ना? तो चलो, तो एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ लें। चलो तो बच्चा एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लें। चलो, ये रही एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो चलो, तो सबसे पहले एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बोलती है? तो पहले समझो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर जी थोड़ा रुको, कुछ नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। तो चलो, तो एक्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप क्या होता है
आधी और पार्शियल डेफिनेशन तो 6th क्लास का बच्चा ही बता देगा, लेकिन रियल डेफिनेशन हमें एग्जैक्ट एक्ट में क्या दी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है बेटा, पढ़ना है। तो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। देखो बेटा यहाँ एस लगा हुआ है, तो सबसे पहली चीज ये है कि पार्टनरशिप में या तो टू से ज्यादा पर्सन होंगे। तो पहली चीज मुझे ये बात क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप में मोर देन वन पर्सन होता है। दूसरा क्या लिखा है, हु हैव एग्रीड। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स एग्रीड नहीं है तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे, और पार्टनरशिप जो पार्टनर्स है उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। हालांकि उस एग्रीमेंट को हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है या साइलेंट है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं एक्ट में, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे इतना समझ में आया कि पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बच्चा, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। वेरी गुड। चलो, हु हैव एग्रीड मतलब अगर पार्टनर्स एग्रीड नहीं है, कोई बंदूक लाके लाया कि बेटा हमारे साथ पार्टनरशिप करो, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। हु हैव एग्रीड टू शेयर शेयर प्रॉफिट्स। देखो जरा, प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पार्टनर्स है वो आपस में प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। तो पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर ये बोल रहा है कि मैं आपका पार्टनर बन जा रहा हूं लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं देना, तो याद रखना बच्चा, वो भी पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर हमारा बन रहा है तो इट इज कंपल्सरी कि वो क्या करे बेटा, हमसे प्रॉफिट ले, हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करे। तो याद रखना, अगर पार्टनर्स अपने आप को प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे, इवन दो अगर नया मान लो एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आ रहा है और तो वो कह रहा है कि सर हमें प्रॉफिट नहीं दीजिएगा, हम सिर्फ आपकी पार्टनरशिप में समाज सेवा करने आएंगे, है ना, सोशल सर्विस करने आएंगे, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, हमें सिर्फ आपके साथ जुड़ना है, तो भी वो पार्टनर नहीं कहलाएगा अगर वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है तो, है ना। तो याद रखना बेटा, विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एम आई क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बेटा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं है तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना बेटा, एक चीज, एक कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ द बुक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत अच्छे से समझना, 12th क्लास में ये बहुत काम में आएगा। एक वर्ड होता है इम्प्लिसिट, वर्ड की बात कर रहे हैं, याद रखना, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। और दूसरा वर्ड होता है बेटा एक्सप्लिसिट। पहले समझ लो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब तक मैंने एक्सप्रेस नहीं किया तो तुम क्या मानोगे, जब तक मैंने, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो मैंने एक्सप्रेस किया वो तुम मानोगे। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि सर अगर मैंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, तो आप क्या मानोगे। तो सर थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए ना प्लीज। तो समझ लो, जस्ट एग्जांपल, तुम एक ट्रेन में चढ़ गए और वहां पर टीटी आया कि लाओ बच्चा टिकट दिखाओ, तो तुमने उस टीटी से बोला कि भैया हमसे तो किसी ने बोला ही नहीं टिकट लेने को, तो बताओ टीटी फाइन लगाएगा या नहीं लगाएगा, वजह बच्चा, टीटी फाइन लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये चीज इम्प्लिसिट है, मतलब कोई बोले चाहे नहीं बोले तुम्हें ट्रेन में तभी चढ़ना है जब तुम टिकट लेके ही चढ़ना है ना।
तो ये चीज क्या है बेटा, इम्प्लिसिट, मतलब चाहे कोई बोले चाहे नहीं बोले, ये एक्सप्रेस करे चाहे नहीं करे, ये हमें मान के चलना है। तो सेम अकाउंट्स में एक्सप्लिसिट चीज में तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब अगर बोला है प्रॉफिट 2:1 रेशियो में बांटना है तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी 2:1 रेशियो में बांटने में। प्रॉब्लम तब होगी, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि किस रेशियो में बांटे, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है किस रेशियो में बांटे, तो किस रेशियो में बांटोगे, तो उस चीज को बोलेंगे इम्प्लिसिट। तो जैसे यहाँ वर्ड देखो बेटा, यहाँ देखो वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस, देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखो बच्चा यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस, तो इस बिजनेस के साथ एक इम्प्लिसिट वर्ड है लीगल। इसका मतलब जहां पर भी वर्ड लिखा होगा बिजनेस, तो उस वर्ड के साथ एक इम्प्लिसिट वर्ड है, क्या है बेटा, लीगल। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा प्रॉफिट, इस प्रॉफिट के साथ इम्प्लिसिट वर्ड है बेटा लॉस। इसका मतलब जिस रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, उसी रेशियो में हम क्या शेयर करेंगे बेटा, उसी रेशियो में हम क्या शेयर करेंगे बेटा, लॉस भी शेयर करेंगे। बोलो बच्चा, इतना बात क्लियर हो गया, बोलो बच्चा इतना बात क्लियर हो गया। चलो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है बिजनेस कैरीड बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल का मतलब चाहे तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर बिजनेस को चलाएं। तो ये जो है लास्ट हम देखें तो फीचर है बेटा बिजनेस, बिजनेस कैरीड बाय ऑल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग बिजनेस चलाएं, और का मतलब या तो ये स्टेटमेंट या तो इसके बाद वाला स्टेटमेंट, और एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम मतलब उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब सारे लोगों के रेफरेंस में। जरूरी नहीं है कि आपने अगर बिजनेस चलाया तो सारे पार्टनर ही बैठे है ना उस बिजनेस को रन करें, सारे पार्टनर ही एक्टिव पार्टनर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब कि बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर चलाए, या बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि सारे पार्टनर चलाएं। बोलो बच्चा समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप समझ आ गई, तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा लेते हैं। ये जो है, तो ये हमने एक्ट से क्या निकाली बेटा, इसके फीचर्स निकाले। एक्ट की डेफिनेशन से ये बिल्कुल एग्जैक्ट फीचर होता है। तो सर, तो सबसे पहले क्या होता है, क्या है पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन? तो याद रखना, अगर तुम डेफिनेशन लिखा है तो एग्जामिनर जनरली पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, और अगर तुम एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखा है इसकी बेटा लॉ की या एक्ट की, तो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा ही पढ़ के आया है। और जब एग्जामिनर के दिमाग में एक बार बैठ गई ना कि बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारी कॉपी कौन चेक करेगा, एक बिल्कुल ही एक्सटर्नल जो तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तो जब बिल्कुल नहीं जानता तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर तुमने एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख ली एक्ट के अकॉर्डिंग ना, तो तुम समझ लो कि इतने भर भर के मार्क्स देने वाला है जिसकी कोई हद नहीं। तो चलो एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, अच्छा पार्टनरशिप एक्ट नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अच्छा इसकी कहानी पता है ऐसा क्यों? वजह ऐसी कहानी पता है कि ऐसा क्यों, कि इसमें इंडियन वर्ड लगा हुआ है, लेकिन तुम अभी पढ़ोगे कंपनीज एक्ट, मान लेते हैं 2013, कंपनीज एक्ट 2019, अभी तुम पढ़ोगे आगे चल के जैसे कंपनीज में पढ़ोगे ना, तो उसमें इंडियन वर्ड नहीं लगा। और अभी जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगा है, उसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है। थोड़ी सी कहानी क्या है कि जो भी 1947 से पहले, जो भी 1947 से पहले एक्ट पास हुए हैं वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंडिया के लिए पास हुए हैं, तो इसीलिए उसमें इंडियन वर्ड लगा होता है। और जो भी 1947 के बाद एक्ट पास हुए वो इंडिया की पार्लियामेंट में इंडिया के लिए पास हुए हैं, इसीलिए उसमें कोई इंडियन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए याद रखना, अगर 1947 के पहले के जितने भी एक्ट हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वो 1947 से पहले है, तो इसीलिए वहां वर्ड लगा होगा इंडिया या इंडियन। और जो 1947 के बाद के जितने भी एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं
उसमें वर्ड कोई इंडियन वर्ड नहीं लगा होगा, उसमें डायरेक्टली वो जो एक्ट होगा वो दिया होगा, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013। तो बोलो बच्चा, इतना समझ आया सारी चीजें? बोलो बच्चा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू बच्चा।